नमस्कार, मैं आदेश दीक्षित दिव्य आईएएस क्लास से। आज जो हम स्टार्ट करने वाले साइंस में नर्वस सिस्टम और पाचन तंत्र के क्वेश्चन के विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये नर्वस सिस्टम में पाचन तंत्र और नर्वस सिस्टम के जो क्वेश्चन होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और सबसे अधिक आए जाने वाले क्वेश्चन होते हैं और सबसे अधिक सरल क्वेश्चन से भी माने जाते हैं, पर इनको समझना और इनके विषय में थोड़ा संबंध में थोड़ा जानना आवश्यक होता है ताकि हम इनको सॉल्व कर सकें। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन से ही संपूर्ण पाचन तंत्र को और नर्वस सिस्टम को हम समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन से पाचन तंत्र तथा नर्वस सिस्टम को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यह कहता है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है और यह कहाँ होता है, और जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2/3 भाग को घेरता है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, क्या कार्य होता है, यह भी समझो पूछा जा रहा है। आपको यह पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है लोकेटेड है और इसका क्या कार्य है। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कस करते हैं, फिर उससे संबंधित अन्य फैक्ट को भी, तथ्यों को भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो फैक्ट बोलता है कि क्वेश्चन क्या है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सेरेब्रम है, ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सेकंड जो ऑप्शन बोल रहा है, आंसर इसका है सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, सेकंड ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन क्या बोलता है, उनके विषय में हम समझते हैं और तथ्यात्मक रूप से इनके विषय में हम जानकारी लेते हैं। जो मानव मस्तिष्क होता है, बेसिकली मानव मस्तिष्क इस प्रकार से बना हुआ होता है, जिसमें जो सबसे बड़ा भाग होता है यह सेरेब्रम होता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ये बड़ा भाग जो हम देख रहे हैं यह होता है सेरेब्रम, जो कि सबसे बड़ा भाग होता है, 2/3 भाग को घेरता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ही दिख रहा है कि यह कितने भाग को घेरता है, तो यह 2/3 भाग को घेरता है। दूसरा क्वेश्चन जो इसी से पूछा जाता है और इसी से तथ्यात्मक प्रश्न निकलता है कि ऐसा कौन सा भाग होता है जो मानव मस्तिष्क का 2 भागों में डिवाइडेड होता है। मानव मस्तिष्क का 2 भागों में डिवाइडेड होता है, तो यही भाग होता है सेरेब्रम होता है, जो 2 भागों में डिवाइडेड भाग होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यह बोलता है, सेकंड क्वेश्चन यह बोलता है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, तो थर्ड क्वेश्चन के विषय में भी हम जानकारी देख लेते हैं कि मानव मस्तिष्क सेरेब्रम वाला जो भाग है वह क्या कार्य करता है। तो जो मानव मस्तिष्क का सेरेब्रम वाला भाग है यह सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और इसका कार्य होता है मानव की क्षमता को विकसित करना। बेसिकली मानव की जो क्षमतावान होता है वो यदि मेमोरी में हो, उसकी मेमोरी पार हो, उसकी विजडम पार हो, या तो फिर उसकी विल पार हो, इन सभी के लिए जो जिम्मेदार होता है, जो उत्तरदायी होता है, वो मानव मस्तिष्क का सेरेब्रम वाला भाग होता है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो यह बोल दिया कि पहला क्वेश्चन कौन सा बड़ा भाग है, तो पहला क्वेश्चन यही बता दिया कि कौन सा सेरेब्रम सबसे बड़ा भाग है। दूसरा क्षमता को विकसित करता है, तीसरा क्षमता कौन सी विकसित होती है, तो विजडम वाली क्षमताएं विकसित होती हैं। नेक्स्ट सेरिबेलम, हम कुछ सेरिबेलम भी हम देख लेते हैं कि सेरिबेलम वाला भाग हमें कहाँ दिखाई देता है। तो सेरिबेलम वाला भाग यहाँ का मानव मस्तिष्क का पश्च भाग होता है, यह भी 2 भागों में डिवाइडेड होता है, यह भी 2। और कार्य क्या होता है इसका, सेरिबेलम का यदि हम देखते हैं, सेरिबेलम का यदि हम कार्य देखते हैं तो सेरिबेलम का कार्य होता है बेलम से बैलेंस जमाने वाला संतुलन का कार्य होता है सेरिबेलम का। देन मेडुला ऑब्लोंगटा, तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर पाइप नुमा संरचना दिख रही है, एक बेलनाकार संरचना दिख रही है, यह कहलाता है आपका मेडुला ऑब्लोंगटा। यह जो मेडुला ऑब्लोंगटा होता है, यही मेडुला ऑब्लोंगटा आपका सबसे पिछला भाग होता है, मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है और यह अन्य कार्यों के लिए, अन्य कार्य जो कि कार्य होते हैं आपके श्वसन दर, आपकी रक्त दर, रक्तचाप आदि के लिए यह जिम्मेदार होता है। तो जो पिछला भाग होता है, क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि मेडुला ऑब्लोंगटा
मेडुला ऑब्लोंगटा का कार्य क्या होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगटा का कार्य होता है श्वसन दर तथा रक्तचाप को नियंत्रित करना। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पिछला भाग कौन सा होता है? तो सबसे पिछला भाग ही आपका मेडुला ऑब्लोंगटा होता है, जो कि एक बेलनाकार संरचना में होता है और कंटिन्यू हो जाता है, ये कंटिन्यू हो जाता है, मेरुरज्जु में कंटिन्यू हो जाता है। देन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस अग्र ब्रेन का भाग होता है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस देखने को मिलता है, अग्र ब्रेन का भाग होता है, जो फीलिंग से अर्थात चाहे वह हंगर हो, चाहे वह एंगर हो, इन सब के रिलेटेड जो भी फीलिंग्स रिलेटेड आपकी भावनाएं होती हैं, उनके लिए जिम्मेदार भाग होता है आपका हाइपोथैलेमस। अब देखते हैं, हमने देखा कि सेरेब्रम के विषय में हमने देखा, सेरिबेलम के विषय में देखा, मेडुला ऑब्लोंगटा के विषय में देखा और हाइपोथैलेमस के विषय में देखा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर एक द्रव भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर एक द्रव भरा होता है, उसे कहते हैं सेरेब्रोस्पिनल द्रव। तो जो मस्तिष्क होता है इसके साथ मेडुला ऑब्लोंगटा के साथ मेरुरज्जु यहाँ पर कंटिन्यू होती है। मेरुरज्जु जैसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, तथा यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं मस्तिष्क होता है, जैसे हम बोलते हैं ब्रेन कहते हैं, और ब्रेन का सबसे जो बड़ा भाग होता है, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, सबसे बड़ा भाग होता है वह होता है सेरेब्रम, सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। तो इसके चारों ओर एक द्रव भरा हुआ होता है, इस द्रव को जिस द्रव के नाम से जानते हैं उस द्रव को बोलते हैं सेरेब्रोस्पिनल द्रव। इस तरीके से है द्रव भरा हुआ होता है, इसके चारों ओर एक द्रव भरा होता है, जिसे बोलते हैं सेरेब्रोस्पिनल द्रव, सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड द्रव। सेरेब्रोस्पिनल द्रव इसे इसलिए जानते हैं क्योंकि यह दो भागों को घेरता है। पहला जो भाग होता है, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, यह सेरेब्रम वाला भाग होता है, तथा जो दूसरा भाग होता है वह होता है स्पाइनल कॉर्ड वाला भाग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड वाला भाग होता है, इस कारण से इसे इन दोनों को ही जोड़कर सेरेब्रोस्पिनल द्रव के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और उससे हम देखते हैं कि उससे तथ्यात्मक क्वेश्चन हमें किस रूप में मिलते हैं, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मस्तिष्क में कितने भाग पाए जाते हैं। तो मस्तिष्क में बेसिकली 3 भाग पाए जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मस्तिष्क में 3 भाग पाए जाते हैं। और मस्तिष्क में जब हम भाग देखते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं कि मस्तिष्क में 3 भाग कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो भाग होता है वो भाग होता है आपका फोरब्रेन का भाग होता है, जिसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। पहला भाग होता है वह है फोर ब्रेन का भाग होता है, जिसे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। सेकंड जो भाग होता है वह मिड ब्रेन का भाग होता है, जिसे मध्य मस्तिष्क कहा जाता है, और थर्ड जो भाग होता है वह भाग होता है हिंड ब्रेन होता है, इसे कहा जाता है पश्चिम मस्तिष्क कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमको आंसर मिलता है कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला होता है फोरब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है पश्चिम। अग्र मस्तिष्क यदि हम देखते हैं कि अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो अग्र मस्तिष्क के भी कुछ अन्य भाग होते हैं, जैसे हम सेरेब्रम जो कि सबसे बड़ा भाग होता है। सेकंड जो भाग होता है वह होता है आपका थैलेमस, और तीसरा जो भाग होता है वह भाग होता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट मिड ब्रेन में हम देखते हैं, तो मिड ब्रेन भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है कॉर्पोरा
कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और दूसरा भाग होता है सेरेब्रल, सेरेब्रल पिडंकल, पिडंकल। पश्चिम मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम, दूसरा भाग होता है पोन्स, और तीसरा भाग होता है मेडुला ऑब्लोंगटा, मेडुला ऑब्लोंगटा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, मध्य मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तथा पश्चिम मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वहां से हमें कौन से फैक्ट की जानकारी मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है सूचना प्रसारण, सूचना प्रसारण की गति क्या होती है। तो सूचना प्रसारण की गति होती है 100 to 120 मीटर पर सेकेंड सूचना प्रसारण की गति होती है। आवेग संचरण में सूचना प्रसारण में कौन से आयन भाग लेते हैं। तो आवेग संचरण में सूचना प्रसारण में हम देखते हैं कि कौन से आयन भाग लेते हैं। तो आवेग संचरण में सूचना प्रसारण में जो आयन भाग लेते हैं वह रहते हैं सोडियम और पोटेशियम आयन। तो सोडियम और पोटेशियम आयन ही आपके आवेग संचरण में, आपके सूचना प्रसारण में, जो कि न्यूरॉन्स के थ्रू होता है और उसमें आपके सूचना का प्रसारण होता है, इसमें सोडियम तथा पोटेशियम आयन के द्वारा सहायकता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य कार्य होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन स्थापित करना, और प्रतिवर्ती क्रियाओं का, प्रतिवर्ती जो भी क्रियाएं होती हैं, परफेक्ट जो रिफ्लेक्शन होता है, रिएक्शन होता है, रिफ्लेक्शन देना, ये होता है मेरुरज्जु का कार्य होता है। तो मेरुरज्जु बेसिकली जो होता है वह ब्रेन से ही निकली होती है, और हमने देखा, अब भी देखा हमने कि है जो भाग होता है, यह भाग होता है आपके मेडुला ऑब्लोंगटा से निकला हुआ भाग होता है, और इसका कार्य होता है रिफ्लेक्शन एक्शन को देना। और रिफ्लेक्शन एक्शन जो आते हैं वो आते हैं ब्रेन के थ्रू आते हैं, ब्रेन के थ्रू मेरुरज्जु में पहुंचते हैं, और नर्व्स के थ्रू आपके हाथ और पांव में रिफ्लेक्शन एक्शन के रूप में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ब्रेन से ही है कि मेनिंजाइटिस रोग का संबंध किससे होता है। तो मेनिंजाइटिस रोग का संबंध जो होता है वह होता है मस्तिष्क से ही होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं, हम नर्वस सिस्टम देख रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम से ही एक क्वेश्चन है कि मेनिंजाइटिस रोग का संबंध किससे होता है। तो मेनिंजाइटिस रोग का संबंध मस्तिष्क से होता है। बेसिकली जो मस्तिष्क होता है वह सबसे पहले एक क्रेनियम जैसे कपाल बोलते हैं, क्रेनियम के ढांचे के अंदर, क्रेनियम कपाल के ढांचे के अंदर स्थित होता है। उसके अंदर भी डायरेक्ट स्थित नहीं होता है, उसके अंदर भी क्रेनियम के ढांचे के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को ही एक झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को ही मेनिंजिस कहा जाता है, मेनिंजिस कहा जाता है। इस झिल्ली को ही मेनिंजिस कहा जाता है। और जब यह रोग मेनिंजाइटिस का रोग हो जाता है तो इस झिल्ली में, मेनिंजिस झिल्ली में ही स्वेलिंग आ जाने के कारण यह रोग उत्पन्न होता है, और यह रोग संबंधित होता है ब्रेन से संबंधित होता है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, घ्राण पिंड ओल्फैक्टरी ऑर्गन सूंघने की संवेदना देता है, यह मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है। घ्राण पिंड ओल्फैक्टरी ऑर्गन सूंघने की संवेदना देता है, यह मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है। तो यह मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होता है। हमने अभी देखा कि यह मस्तिष्क का यह मध्य भाग होता है, और मध्य भाग वह भाग होता है जो आपकी विजन पार को नियंत्रण करता है, विजन पार को नियंत्रित करता है, तथा यह
हमारी ईयरिंग पावर को भी कंट्रोल करता है, ईयरिंग पावर को भी कंट्रोल करता है। यदि हम देखते हैं तो इसका कार्य होता है ईयरिंग पावर को कंट्रोल करना। साथ ही जो कि क्वेश्चन बोलता है कि सूंघने की क्षमता पर नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो सूंघने की क्षमता पर नियंत्रण किसके द्वारा होता है, यह मिड ब्रेन के द्वारा ही होता है। मतलब सूंघने की क्षमता पर भी जो नियंत्रण होता है यह मिड ब्रेन के थ्रू ही, मिड ब्रेन के द्वारा ही होता है। चलिए, तो यहाँ से हमें यह मिल जाता है कि सूंघने की क्षमता मस्तिष्क के मध्य भाग से की जाती है और इसके साथ ही विजन पावर तथा हियरिंग पावर पर भी कंट्रोल इसी के द्वारा किया जाता है। आगे चल के देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन हमें क्या देता है और क्या ऑप्शन के साथ कौन से फैक्ट देता है। तो आगे का क्वेश्चन जो बोलता है यह भी मस्तिष्क से संबंधित क्वेश्चन ही है कि सिंपैथेटिक, जिसे अनुकंपीय तंत्र के नाम से जाना जाता है, इसका कार्य कौन सा नहीं है। तो सिंपैथेटिक तंत्र जो होता है, बेसिकली सिंपैथेटिक तंत्र यह ऑटोनॉमिक स्वायत्त तंत्र ऑटोनॉमिक स्वायत्त तंत्र के विषय में ऑटोनॉमिक स्वायत्त तंत्र होता है। और स्वायत्त तंत्र के बेसिकली यही पार्ट होता है। पहला होता है अनुकंपीय तंत्र का भाग होता है और दूसरा जो भाग होता है वह होता है परानुकंपीय तंत्र। अनुकंपीय जो तंत्र होता है, अनुकंपीय तंत्र के द्वारा तब कार्य किया जाता है, हमारे शरीर के अनुकंपीय तंत्र के द्वारा तब कार्य किया जाता है जब भी कोई भी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है। आपातकालीन स्थिति जब भी कोई उत्पन्न होती है तब अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है और इसके द्वारा बेसिकली उन शारीरिक चेंजों को बताया जाता है और कराया जाता है जो आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंद होती हैं और जरूरत जिनकी होती है। जैसे पसीने की ग्रंथि का कार्य करना, अधिक कार्य करना, लार की ग्रंथि का कम कार्य करना, अश्रु ग्रंथि का अधिक कार्य करना, पाचन ग्रंथि का कम कार्य करना। तो इस प्रकार से है कुछ कार्य बताता है जो अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, जिसमें पसीने की ग्रंथि अधिक कार्य करती हैं तथा पसीना अधिक स्रावित करती हैं। लार की ग्रंथि कम कार्य करती हैं, मतलब लार का स्रवण कम होता है। अश्रु ग्रंथि का स्रवण अधिक होता है तथा पाचन ग्रंथि का काम कम होता है। जबकि इसमें हम देखते हैं कि हृदय स्पंदन, यदि कोई आपातकालीन स्थिति प्रोड्यूस हो जाती है या तो कुछ जनरेट हो जाती है आपातकालीन स्थिति, तब हृदय गति का बढ़ जाना होता है, तो हृदय गति इसमें बढ़ जाती है। जबकि पुतली का फैल जाना होता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो पुतली फैल जाती हैं। जबकि श्वसन दर भी बढ़ जाती है। आपकी रेस्पिरेशन रेट, किसी भी आपातकालीन स्थिति में रेस्पिरेशन रेट भी जो होती है वह क्या हो जाती है, वह बढ़ जाती है। और लार ग्रंथि का स्राव कम हो जाता है, जबकि यहाँ पर दिखा रहा है लार ग्रंथि का स्राव बढ़ना दिखा रहा है। इस कारण से यह ऑप्शन है जो कि हमारा आंसर है कि लार ग्रंथि का स्राव कम हो जाता है जबकि यह बढ़ाना दिखा रहा है। तो यह जो है जो गलत आंसर को इंडिकेट कर रहा है। आगे की ओर चलते हैं हम कि क्वेश्चन क्या बोलता है। श्वसन केंद्र कहाँ उपस्थित होता है, तो श्वसन केंद्र, हमारे शरीर का जो श्वसन केंद्र होता है, जो रेस्पिरेशन रेट कंट्रोल होता है, वह मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला भाग जो कि हमने अभी देखा था बेलनाकार संरचना का होता है। बेलनाकार संरचना का होता है। यह बेलनाकार संरचना का भाग मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। और यह बेलनाकार संरचना का भाग जो कि मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, यह सबसे पिछला भाग होता है, यह सबसे पिछला भाग होता है। यही हमारे श्वसन दर पिछला भाग होता है, यही हमारे श्वसन दर जब तथा रक्तचाप आदि के लिए
आदि के लिए उत्तरदायी होता है। तो हमारा जो आंसर होता है वह होता है सी आंसर होता है, मेडुला ऑब्लोंगटा, जो कि श्वसन केंद्र के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि शराब का सेवन करने के पश्चात किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है। तो शराब का सेवन करने से मस्तिष्क का सेरिबेलम वाला भाग सबसे अधिक प्रभावित होता है। यह इसलिए प्रभावित होता है क्योंकि सेरिबेलम वाला भाग जो कि पिछला पार्ट होता है, यहाँ हमने देखा कि दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। यह पत्ती की नुमा का संरचना होता है तथा दो भाग में डिवाइडेड होता है। सेरिबेलम यह बेलम से याद रखें, यहाँ बेलम से याद रखें, बैलेंस के लिए अर्थात आपके नियंत्रण के लिए, आपके शारीरिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है, शारीरिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। और शराब का सेवन करने से सबसे पहले आपका शारीरिक नियंत्रण ही जाता है, जिस कारण से हमारा जो आंसर हो जाता है वह सेरिबेलम हो जाता है। कि शारीरिक नियंत्रण कब हो जाता है, जब आपका सेरिबेलम प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। भूख प्यास प्यार क्रोध घृणा आदि का केंद्र कहाँ पाया जाता है। तो भूख प्यास प्यार क्रोध घृणा आदि का जो केंद्रक पाया जाता है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस एक भाग होता है, जो कि हाइपोथैलेमस एक भाग होता है। यह अग्र ब्रेन का भाग होता है, अग्र ब्रेन फोर ब्रेन का भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, फोर ब्रेन का भाग होता है। यही जो भाग होता है जो आपकी सभी प्रकार की फीलिंग्स, चाहे आपकी हंगर हो, चाहे एंगर हो, चाहे लव हो, चाहे हेट हो, और सभी प्रकार की जितनी फीलिंग्स और भावनाएं आपके शरीर में डेवलप होती हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, वह होता है हाइपोथैलेमस के कारण ही उत्पन्न होती हैं और जिसे फील किया जा सकता है। तो यह है हमारा आंसर कि भूख प्यास प्यार क्रोध घृणा आदि का केंद्रक कहाँ पाया जाता है। तो आपका हाइपोथैलेमस में यह केंद्रक पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो मानव के जो मस्तिष्क का भाग होता है यह होता है 1350 ग्राम होता है, और 1350 से 1400 ग्राम के मध्य होता है, जो कि हम देखते हैं कि एमपीपीएससी जो आंसर देती है तो वह देती है 1350 ग्राम आंसर देती है, 1350 ग्राम आंसर देती है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा भाग बड़ी आंत का भाग नहीं होता। निम्न में से कौन सा भाग बड़ी आंत का भाग नहीं होता। तो निम्न बड़ी आंत जब हम देखते हैं, पाचन, ये पाचन से संबंधित क्वेश्चन है। बड़ी आंत जब हम देखते हैं तो बड़ी आंत इस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है, जिसमें ए वाला भाग जो कहलाता है वह कहलाता है अपेंडिक्स कहलाता है। ऊपर का भाग जो ऊपर की ओर जाता है यह भाग कहलाता है असेंडिंग कोलन कहलाता है। ए वाला जो असेंडिंग कोलन, जैसे ऊर्ध्वगामी कोलन भी कहा जाता है, ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर जाने वाला कोलन भी कहा जाता है, ऊर्ध्वगामी कोलन भी कहा जाता है। ए बीच वाला भाग ट्रांसवर्स कोलन अर्थात अनुप्रस्थ कोलन के नाम से जाना जाता है। नीचे उतरने वाला भाग अधोगामी कोलन अर्थात डिसेंडिंग कोलन के नाम से जाना जाता है, डिसेंडिंग कोलन के नाम से जाना जाता है। जबकि ए वाला भाग सिग्मोइड, यह जोड़ने वाला भाग जो कि थोड़ा मुड़ा हुआ भाग रहता है, इसे सिग्मोइड कहा जाता है, इसे सिग्मोइड कहा जाता है। सिग्मोइड के पश्चात यह जो भाग होता है वह कहलाता है आपका रेक्टम, और ये जो लास्ट वाला जो भाग होता है यह कहलाता है
एनस। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाते हैं कि हमारा भाग कोलन होता है। तो कोलन है इसमें कि हमें ये देखना है ये कौन सा भाग नहीं है। तो कोलन इसमें है, तो कोलन हमारे पास है। रेक्टम भी है हमारे पास। सीकम यहाँ से जुड़ा हुआ भाग जो कि छोटी आंत से जुड़ा हुआ भाग कहलाता है, यह सीकम कहलाता है। इलियम, इलियम जो भाग होता है छोटी आंत का भाग होता है, तो हमारा आंसर जो हो जाता है वह है इलियम। तो इलियम हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताता है तथा क्या तथ्य देता है। सर्वाधिक पुनः उद्भवन मतलब जिसमें रीजनरेशन प्रोसेस सबसे अधिक देखी जा सकती है और देखी जाती है हमारे अंगों में, रीजनरेशन प्रोसेस वाला अंग कौन सा है? तो लिवर है। लिवर जिसे यकृत के नाम से जाना जाता है, इसमें रीजनरेशन की प्रोसेस होती है, अर्थात इसका कोई भाग यदि थोड़ा खराब हो जाए तो उसे अलग किया जा सकता है तथा उसमें रीजनरेशन की प्रोसेस के थ्रू फिर से वह पुनरुद्भवित हो जाता है, मतलब रीजनरेट हो जाता है और पुनः हमें लिवर प्राप्त हो जाता है। तो हमारा लिवर होता है जो कि एक पाचक ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है, एक पाचक ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। इसका जो वेट होता है 1.5 to 2 kg के लगभग होता है, अर्थात यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी कहा जाता है। देन इसके पश्चात इसके द्वारा सिक्रीशन भी किया जाता है, बहुत सारे पदार्थों का सिक्रीशन किया जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग अभी हमने देखा, हमने आपको बताया कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग लिवर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मम्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन तथा दर्द होता है? तो मम्स नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है, मम्स यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। मम ऐसी बीमारी जिसमें नॉर्मली याद रखने के लिए आप कर सकते हैं, जिसमें मम पीने में भी दिक्कत होने लगती है, मतलब जल को निकलने में भी जल को अंदर लेने में भी दिक्कत होने लगती है, वो बीमारी कहलाती है आपकी मम्स। मम्स को अन्य जो हिंदी नाम से जाना जाता है वह होता है गलसुआ, और गलसुआ में कान के नीचे एक ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि का नाम होता है पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड। इस ग्रंथि में सूजन आ जाने के कारण, स्वेलिंग हो जाने के कारण इंसानों को जल पीने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, दिक्कत होने लगती है, और इस कारण से जो रोग कहा जाता है वह होता है मम्स, और पैरोटिड ग्रंथि में यह सूजन देता है। तो बीमारी हमारा जो आंसर है कि मम्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन आती है? तो मम्स बीमारी में हमारी किस ग्रंथि में सूजन आती है? पैरोटिड नामक ग्रंथि में सूजन आती है। तो हमारा आंसर ए है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा क्या क्वेश्चन है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य है जल का अवशोषण। बड़ी आंत का मुख्य कार्य है जल का अवशोषण। पाचन के संबंध में यदि हम देखते हैं तो पाचन के संबंध में जो पाचन प्रारंभ होता है, जो कि आया हुआ क्वेश्चन भी है और आता भी है कि पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो पाचन प्रारंभ होता है मुख से पाचन प्रारंभ होता है। तथा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाचन का अंत कहाँ होता है? पाचन का अंत कहाँ होता है, या तो पाचन संपूर्ण कहाँ होता है? तो पाचन संपूर्ण जो होता है वह होता है छोटी आंत में होता है, तथा पाचन के पश्चात अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है तथा कहाँ से एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है? तो यह बड़ी आंत के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है। अनडाइजेस्टेड फूड का उत्सर्जन कहाँ से होता है? अनडाइजेस्टेड फूड का उत्सर्जन होता है बड़ी आंत के थ्रू ही होता है। तो यहाँ
जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य है जल का अवशोषण करना, बड़ी आंत का मुख्य कार्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रसांकुरों विली का कार्य क्या होता है? तो अभी हमने देखा कि जो पाचन संपूर्ण होता है, पाचन संपूर्ण होता है या संपूर्ण छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। इस छोटी आंत जो कि इस तरीके से बनी होती है, छोटी आंत में एक संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है विली कहा जाता है, हिंदी में रसांकुर कहा जाता है, रसांकुर कहा जाता है। और इन्हीं रसांकुरों का कार्य होता है अवशोषण का कार्य करना, अवशोषण का कार्य करना। तो अवशोषण का कार्य करना जो कार्य होता है वह होता है रसांकुरों द्वारा संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं, उसकी ओर देखते हैं। बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो वर्णक होते हैं यह पित्त रस में पाए जाते हैं। पित्त रस जिसे हम बाइल जूस के नाम से जानते हैं। यह जो बाइल जूस होता है यह लिवर के द्वारा ही स्रावित होता है, लिवर के द्वारा ही स्रावित होता है। इस जो बाइल जूस का कलर होता है, यह कलर हल्का येलो रंग का होता है, हल्का पीला होता है। और यही जो कलर पीला होता है यह एक येलो वर्णक मतलब पीले वर्णक बिलीरुबिन के कारण आता है। और यही बिलीरुबिन होता है जो शरीर में एक रोग जॉइंडिस जिसे पीलिया के नाम से जाना जाता है के लिए उत्तरदायी होता है। जिसमें जो प्रभावित अंग होता है तो यह प्रभावित अंग होता है आपका लिवर होता है। अर्थात यदि लिवर प्रभावित हो रहा है तो आपका जॉइंडिस होने के अधिक चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है पित्त रस में बाइल जूस उपस्थित होता है और बाइल जूस में ही बिलीवर्डिन उपस्थित होता है। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो इंसुलिन बेसिकली जब हम देखते हैं इंसुलिन की कमी से जो हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है वह मधुमेह होता है, जिसे हम डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं, अब देख लेते हैं कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। तो पाचक ग्रंथि अग्नाशय जो कि पत्तीनुमा संरचना की होती है, आपके स्टमक के नीचे उपस्थित होती है। इसके द्वारा 3 सेलों का निर्माण किया जाता है जिसमें अल्फा बीटा 3 सेलें अल्फा बीटा तथा डेल्टा होती हैं। इसमें बीटा सेल द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जाता है और यही इंसुलिन होता है जो कि आपकी शुगर की मात्रा को, आपकी शर्करा के, आपके शरीर में शर्करा की मात्रा, शुगर की मात्रा पर नियंत्रण करती है। और यदि शुगर की मात्रा पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा होता है तो आप में बीमारी जो होती है वह भी शुगर ही कहलाती है या तो फिर डायबिटीज नाम से जानी जाती है। बीमारी की होती है वह भी शुगर ही कहलाती है या तो डायबिटीज नाम से जानी जाती है। तो हमारा जो आंसर है वह है मधुमेह नाम की बीमारी इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है। इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि यदि इंसुलिन हार्मोन की अधिकता होती है, तो कौन सी बीमारी होती है? यदि कमी हो रही है, यदि आपकी इंसुलिन की कमी होती है तो आपको डायबिटीज हो जाती है, अर्थात शुगर की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है।
जबकि यदि इंसुलिन मात्रक में इंसुलिन की अधिकता हो जाती है तो इंसान में एक रोग हो जाता है जिससे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जिसमें शुगर की मात्रा की हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, जिसमें शुगर की मात्रा की कमी हो जाती है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने देखा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तथा हमने यह भी देखा कि इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसके द्वारा की गई। तो बेंटिंग एंड वेस्ट है जिसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन की खोज की गई। तो हमको यह याद रखना है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसके द्वारा की गई। तो बेंटिंग और वेस्ट, आंसर आपका सी है जिसके द्वारा यह खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं स्थित होती हैं। तो अभी मैंने जो बताया पैनक्रियाज पैनक्रियाज आपकी पाचन ग्रंथि होती है जिसमें 3 सेल अल्फा बीटा तथा डेल्टा पाई जाती हैं। यही जो 3 सेल होती हैं, इन 3 सेलों की जो खोज की गई थी यह लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी और इसलिए इन्हीं सेलों को लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका, इन सेलों को लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा, तो इसका आंसर लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ स्थित होती है। तो यहाँ पर आंसर आपको सीधे सीधे साफ दिख रहा है कि लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ स्थित होती है। तो लैंगरहैंस की दीपिका अग्नाशय ग्रंथि में ही स्थित होती है। जब अग्नाशय ग्रंथि हमारे पास आया तो इसके संबंध में और हम देख लेते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि जो होती है पैनक्रियाज, जिसे पैनक्रियाज के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा एक रस का स्त्राव किया जाता है। इस रस को बोला जाता है पैनक्रियाटिक जूस। इस रस को बोला जाता है पैनक्रियाटिक जूस कहा जाता है। इस पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं। पहला होता है जिसे हम ताल से याद करते हैं, पहला जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम में ट्रिप्सिन होता है। दूसरे एंजाइम को एमाइलेज कहा जाता है, तीसरे एंजाइम को लाइपेज कहा जाता है। और इसी रस को पूर्ण पाचक रस के नाम से भी जाना जाता है। पूर्ण पाचक रस के नाम से भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसको भी हम देख लेते हैं क्यों कहा जाता है। क्योंकि ट्रिप्सिन के द्वारा बेसिकली जो हमारे द्वारा खाना खाया जाता है वह होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, वह होता है प्रोटीन के फॉर्म में होता है, वह होता है फैट के फॉर्म में। तो इसके द्वारा तीनों खाद्य पदार्थों का पाचन किया जाता है। अर्थात ट्रिप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है, एमाइलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है तथा लाइपेज द्वारा फैट का पाचन किया जाता है। तो तीनों पदार्थों का पाचन किए जाने के कारण इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पैनक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी लाल ग्रंथि यहां पर हमने देखा कि पैरोटिड, जो कि हमने देखा था कि पैरोटिड ग्रंथि थी। पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है। तो हमने देखा था कान के नीचे उपस्थित होती है, ग्रंथि उपस्थित होती है इस तरीके से, जिसे पैरोटिड ग्रंथि कहा जाता है। पैरोटिड ग्रंथि कहा जाता है। इसी में मम्स नामक रोग होता है, इसी में स्वेलिंग आने के कारण मम्स नामक रोग होता है। यह संख्या 2 में उपस्थित होती है और दोनों कान के नीचे उपस्थित होती है। देन दूसरी जो ग्रंथि होती है वह ग्रंथि होती है आपकी सब मैंडिबुलर ग्रंथि होती है, सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर ग्रंथि होती है। तीसरी जो ग्रंथि होती है वह होती है सब लिंगुअल, मतलब आपकी जीभ के दोनों ओर उपस्थित ग्रंथि, जीभ के दोनों
उपस्थित ग्रंथि। इसकी संख्या भी 2 ही होती है, इसकी संख्या भी 2 ही होती है। इस प्रकार से हमारी टोटल जो ग्रंथियाँ होती हैं वह ग्रंथियों की संख्या होती है 6। तो यहाँ से हमारा जो आंसर मिल जाता है सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है, तो पैरोटिड सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दांतों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो दांतों का अध्ययन विज्ञान की ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। इसमें ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। जबकि यहाँ हम देखते हैं हेपेटोलॉजी में लिवर का अध्ययन किया जाता है। जबकि ओस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। जबकि मायोलॉजी में मसल्स का अध्ययन किया जाता है, मसल का अध्ययन किया जाता है। एक और क्वेश्चन आता है, जब मायोलॉजी देखा है तो माइकोलॉजी भी देख लीजिए। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो माइकोलॉजी में फंगाई मतलब फफूंद का अध्ययन किया जाता है, फफूंद का अध्ययन किया जाता है। तो हमने देखा कि हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ऑस्टियो तथा ओडेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वह आंसर है कि विज्ञान की कौन सी शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है, तो ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि लार का पीएच मान क्या होता है, तो लार का पीएच मान होता है 6.8 लार का पीएच मान होता है। तो हमारा आंसर जो होता है वह होता है, फर्स्ट आंसर होता है, ए आंसर होता है कि पीएच मान 6.8 होता है, अर्थात लार एक एसिडिक द्रव होता है, एसिडिक लिक्विड होता है, एसिडिक लिक्विड होता है। और एसिडिक लिक्विड क्या होता है, तो एसिडिक लिक्विड बेसिकली पीएच मान से ही हमें प्राप्त होता है। पीएच मान, जिस पीएच मान वह मान बताता है जो कि द्रव क्षारीय हो या तो फिर आपका अम्लीय हो। मतलब किसी भी द्रव की अम्लता या क्षारीयता के गुण को बताने वाला जो मान होता है वह होता है पीएच मान होता है। पीएच मान बेसिकली यदि हम देखते हैं तो पीएच मान देखते हैं तो 0 से 14 के मध्य में इसको इंक्लूड किया जाता है। 0 से 7 और 7 से 14 के मध्य में, 0 से 7 के मध्य में जो द्रव होता है वह द्रव कहलाता है आपका एसिडिक द्रव होता है। जबकि 7 से 14 के मध्य जो कोई भी द्रव होता है तो वह एक बेसिक द्रव होता है। जबकि 7 की संख्या में यदि कोई द्रव जिसका पीएच मान 7 होता है तो वह द्रव कैसा होता है, तो वह द्रव होता है न्यूट्रल द्रव होता है, न्यूट्रल अर्थात उदासीन द्रव होता है। जैसे हमारा आसुत जल, यदि हम देखते हैं आसुत जल देखते हैं तो वह एक उदासीन द्रव के संबंध में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और आंतरिक अंग में सबसे बड़ा अंग ही कहलाता है, जिसे लिवर यकृत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है, केवल बच्चों में स्रावित होता है। तो रेनिन एंजाइम होता है जो कि 8 वर्ष तक की उम्र में बच्चों में स्रावित होता है और यह बेसिकली प्रोटीन का पाचन करने में सहायक होता है। प्रोटीन पाचन करने में सहायक होता है। यह प्रोटीन का पाचन करता है। यह जो स्रावण होता है इसका अमाशय में स्रावण होता है, अमाशय में स्रावण होता है। यह अन्य एंजाइम पेप्सिन के साथ ही स्रावित होता है, जिसका जो प्रोटीन के ही पाचन में सहायक होता है। यह भी जो पेप्सिन होता है, जहाँ पर भी यदि हम देखते हैं, चाहे उसमें रेनिन देख रहे हैं, चाहे रेनिन देख रहे हैं, चाहे पेप्सिन देख रहे हैं, जहाँ पर भी इन लिखा हुआ है आखिरी में याद करने की एक बहुत अच्छा तरीका, यदि इन लास्ट में इन लगा हुआ है तो वह प्रोटीन का ही पाचन करता है। तो पेप्सिन भी है प्रोटीन का पाचन करता है जो कि अमाशय में ही स्रावित होता है, जबकि रेनिन जो होता है यह भी प्रोटीन का पाचन करता है और अमाशय में ही स्रावित होता है। टाइलिन जो होता है इसे एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है और यह जो स्रावित होता है मुख में स्रावित होता है। इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना और कार्बोहाइड्रेट का पाचन ही होता है जो हमारे शरीर में सर्वप्रथम होता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन ही होता है सर्वप्रथम पाचन होता है। नेक्स्ट ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जैसे हमने देखा कि रेनिन देखा, पेप्सिन देखा और ट्रिप्सिन देखा, तो ट्रिप्सिन का भी कार्य होता है, ट्रिप्सिन का कार्य होता है आपके प्रोटीन का ही पाचन करना, प्रोटीन का ही
पाचन करना। तो हमने यहाँ पर जो हमारा आंसर मिल जाता है 28वें का आंसर मिलता है, कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है, आंसर सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट, किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी जाती है? तो अभी हमने देखा कि अग्नाशय रस, जिसे पैनक्रियाटिक जूस, जिसे पैनक्रियाटिक जूस के नाम से जाना जाता है, इसे ही पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसमें 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज फैट का पाचन करता है। इस कारण से इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जठर रस। जठर रस भी देख लेते हैं कि जठर रस कहाँ स्रावित होता है। जठर रस हमारे जठर अग्नि अर्थात अमाशय में स्रावित होता है। जहाँ जठर अग्नि लगती है अर्थात भूख लगती है, तो हमारे द्वारा बोला जाता है कि जठर अग्नि लगी हुई है, और वहाँ पर स्रवण जो होता है तो वह जठर रस का स्रावण होता है, अर्थात अमाशय में जठर रस का स्रावण। जबकि पित्त रस का स्रावण लिवर के द्वारा किया जाता है, जबकि आंती रस का स्रावण स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। चलिए देखते हैं, तो इसका आंसर जो है वह है पूर्ण पाचक रस से किसे कहा जाता है, आंसर बी है, अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो अमाशय एक थैलीनोमा संरचना होती है। जैसे हम देखते हैं कि अमाशय एक थैलीनोमा संरचना होती है। इसके प्रारंभिक भाग को कार्डियक कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। इसका बीच वाला भाग जो कहलाता है वह फंडिक कहलाता है, फंडिक कहलाता है। इसका लास्ट वाला जो भाग कहलाता है वह पाइलोरिक कहलाता है, पाइलोरिक कहलाता है। और यहाँ पर जो पाचन होता है, यहाँ पर वो पाचन होता है, उसे इसमें पाचन के पश्चात जिस नाम से जाना जाता है उसे बोला जाता है काइम। तो हमारा जो आंसर होता है वह आंसर बी है, जिसे काइम नाम से जाना जाता है, जिसे काइम नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करने का काम पेप्सिन द्वारा किया जाता है। अभी हमने देखा कि पेप्सिन का कार्य प्रोटीन को कन्वर्ट करना है, तो पेप्सिन यहाँ पर प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, अर्थात पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, पेप्टोन में कन्वर्ट करते हैं। जबकि ट्रिप्सिन के द्वारा भी प्रोटीन का ही कन्वर्जन किया जाता है, सुक्रेस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का इसमें प्रोटीन का कन्वर्जन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है सुक्रेस के द्वारा, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में स्रावित होता है, इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन किया जाता है, जबकि लाइपेज के द्वारा फैट का कन्वर्जन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, HCl का कार्य क्या होता है? तो HCl का जो स्राव होता है यह अमाशय में होता है। अमाशय में ऑक्सेंटिक सेल होती है, एक सेल होती है जिसे बोला जाता है ऑक्सेंटिक सेल होती है, ऑक्सेंटिक सेल होती है। इसके द्वारा एक स्राव किया जाता है जिसे HCl कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एसिडिटी आपके शरीर में जो एसिडिटी का कारण होता है, इसी की अधिकता आपके शरीर में एसिडिटी का कारण बनती है। इसके द्वारा बैक्टीरिया जो ऊपर से खाना आ रहा होता है, आपके द्वारा जो फूड खाया जा रहा होता है, अर्थात बैक्टीरिया को मारा जाता है, बैक्टीरिया को मारा जाता है। सेकेंड, जीवाणु को मारा जाता है। टाइलिन के प्रभाव को भी समाप्त किया जाता है। साथ ही निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाया जाता है। तो निष्क्रिय एंजाइम कौन से एंजाइम निष्क्रिय होते हैं? तो यहाँ पर अमाशय में 2 एंजाइम, एक पेप्सिन और एक रेनिन, एक पेप्सिन और दूसरा रेनिन एंजाइम स्रावित होता है। इनको सक्रिय बनाने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है, अर्थात हमारा जो आंसर है वह आंसर है डी आंसर है, उपयुक्त सभी। आहार नाल के किस भाग में भोजन का किसी प्रकार का पाचन नहीं होता? तो आहार नाल का पाचन प्रारंभ जो होता है, हमारे भोजन का पाचन जो प्रारंभ होता है वह पाचन प्रारंभ होता है मुख के थ्रू होता है, और मुख में पाचन के पश्चात जो नाल होती है, एक नाल होती है जो कि हमारे भोजन को अमाशय तक ले जाती है, अमाशय तक ले जाती है। इस भाग को ईसोफेगस कहा जाता है, और ईसोफेगस में कोई भी पाचन नहीं होता, जिसे आहार नाल का ग्रासिका या तो ग्रास नली कहा जाता है,
ग्रास नली कहा जाता है। तो ग्रासिका या ग्रास नली अर्थात ईसोफेगस में कोई भी पाचन नहीं होता। तो हमारा जो आंसर है वह आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि ग्रास नली, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ही भी हमारे यहाँ बनता है कि जठर रस, लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है तो वह है ग्रास नली। ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो भोजन अब भी हमने देखा कि भोजन अमाशय के किस भाग में पहुंचता है, तो कार्डियक वाले भाग में पहुंचता है ग्रास नली, अर्थात ईसोफेगस से कार्डियक अमाशय के, ईसोफेगस से अमाशय के कार्डियक वाले भाग में। इस भाग को हमने कार्डियक कहा था, तो कार्डियक वाले भाग में सर्वप्रथम भोजन पहुंचता है ईसोफेगस से, ईसोफेगस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। जठर रस, जठर रस गैस्ट्रिक जूस का स्त्रवण कहाँ होता है? तो जठर रस गैस्ट्रिक जूस का स्त्रवण होता है अमाशय में। तो हमने देखा था कि अमाशय देखा था, इसमें गैस्ट्रिक जूस का स्त्रवण होता है। इसमें 3 सेल पाई जाती हैं जिसे हम मौज नाम से याद करते हैं। पहली सेल होती है म्यूकस सेल, म्यूकस सेल, सेकेंड सेल होती है ऑक्सेंटिक सेल, और थर्ड सेल होती है जाइमोजिन सेल, जाइमोजिन सेल। इनके द्वारा स्त्राव किया जाता है म्यूकस का, म्यूकस का, ऑक्सेंटिक सेल द्वारा HCl का, तथा जाइमोजिन सेल द्वारा पेप्सिन तथा रेनिन का स्त्राव किया जाता है। इस संपूर्ण रस को ही जठर रस कहा जाता है, जठर रस कहा जाता है, अर्थात अमाशय में जठर रस का स्त्राव होता है। तो इस प्रकार से हमने देखे क्वेश्चन देखे, 35 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से आपका पाचन तंत्र कार्य करता है और उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तथा हमने देखा कि किस प्रकार से तंत्रिका तंत्र कार्य करता है तथा उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।